हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन जहां पर हम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। एग्ज़ाम काफ़ी करीब है। बीएफएम का आपका एग्ज़ाम 1 दिसंबर को है एंड देयर इज़ वेरी लेस टाइम लेफ्ट बिफोर द एग्ज़ाम। सो इस टाइम का हम बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करें, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ये जो सीरीज़ ऑफ सेशंस आपके साथ लेकर आए हैं, आपके सामने लेकर आए हैं, वो है बी एफ एम दैट यू कैन कवर अप इन 30 डेज। ठीक है, 30 डेज में आप कैसे बी एफ एम को कवर करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज अभी एग्जाम से पहले लगभग एक महीना बचा हुआ है बिफोर योर एबीएम एग्जाम। तो बिफोर दैट बीएफएम कैसे आप कवर कर सकते हैं विद इन 30 डेज। ईच डे पे हम एक या सम पार्ट ऑफ द चैप्टर विच एवर इज उस और उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर द एग्जाम उन सभी को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ, इस तरीके से ये अगर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ तो आई एम रियली ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है, तो आज हम मॉड्यूल ए चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे यहाँ पर। आई होप यू ऑल आर रेडी। ओके, तो मॉड्यूल ए फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे क्या है, एक्सचेंज रेट्स एंड फॉरेक्स बिजनेस। सो बीएफएम का जो सब्जेक्ट है बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, द मेन थिंग एज फार एज दिस सब्जेक्ट इज कंसर्न्ड इज दैट यहाँ पर आपके क्वेश्चन जो है उतने डायरेक्ट नहीं आते। सो यू शुड बी रियली केयरफुल कि जो भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ये तो हम पढ़ेंगे, लेकिन इनको अप्लाई करना भी आपको आगे जो है एग्जाम लेवल पर आना चाहिए। ठीक है, केस स्टडीज वगैरह एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चैप्टर 1 रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चंस थोड़े कम हैं बट या चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स है वो सब हम देखेंगे एंड इनको आगे जो है कैसे अपने कुछ मॉक वगैरह देके आपको जो है इसके नॉलेज को अप्लाई करना होगा और चेक करना होगा कि वॉट एवर आई हैव लर्नड इज दैट फाइन और नॉट। ठीक है, तो दिस इज अप टू यू, बट कॉन्सेप्ट्स पढ़ाना मेरा काम है यहाँ पे, तो आई विल बी डूइंग दैट। तो चैप्टर 1 एक्सचेंज रेट्स एंड फॉरेक्स बिजनेस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सचेंज रेट्स एंड फॉरेक्स बिजनेस रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो एक्सचेंज रेट्स क्या है, ये इंटरनेशनल, ये पूरा आपका मॉड्यूल ए जो है इंटरनेशनल बैंकिंग रिलेटेड है। तो इंटरनेशनल बैंकिंग में सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होना चाहिए कि ये इंटरनेशनल बैंकिंग होती क्यों है। ठीक है, देर आर वेरियस पर्पसेस। नंबर 1 इज यू एक्सचेंज द करेंसी एंड आगे जाकर आप दूसरे कंट्री में उसे यूज़ करते हैं। नंबर 2, यू यूज़ दिस करेंसी सो दैट आप जो है कई बार ट्रेडिंग भी करते हैं इन करेंसी एंड उससे प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। तो फॉर बोथ ऑफ दीज थिंग्स जब आप यूज़ कर रहे हो तो इंडिया से करेंसी एक्सचेंज करके ले जाओगे, और अगर आप एक्सचेंज बिजनेस से कमाना ही चाहते हैं करेंसी से तो ऑब्वियसली यू नीड टू नो द एक्सचेंज रेट। द मेन थिंग दैट यू नीड टू नो इज द एक्सचेंज रेट। ठीक है, और अगर एक्सचेंज रेट सब पता होगा अच्छे से देन ओनली यू कैन गो फॉर द फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस क्या है, अर्थमेटिक क्या है, उसके हम आगे देखेंगे। तो एक्सचेंज रेट्स आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज मेंट बाय एक्सचेंज रेट, व्हाट इज अ टिपिकल एग्जांपल। $1 के ऊपर 84 रुपीज़ अगर हम अभी कह रहे हैं सो दैट इज द एक्सचेंज रेट। ठीक है, ये चीज़ आपका एक्सचेंज रेट है। तो ये एक्सचेंज रेट रिलेटेड चीज़ें हम देखेंगे एंड देन आगे फॉरेक्स बिजनेस रिलेटेड। तो एक्सचेंज रेट का मीनिंग फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में क्लियरली दिया हुआ है कि एक्सचेंज रेट जो है दिस इज नथिंग बट, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड ओवर हियर। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब पेएबल एंड ड्रॉन इन फॉरेन करेंसी, डिपॉजिट्स, क्रेडिट्स, बैलेंसेस, इन सभी में आपको जो है डिफरेंट करेंसीज का एक्सचेंज देखने को मिलता है। ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में, ये सब कुछ फॉरेन एक्सचेंज में आ जाता है फीमा एक्ट के तहत। तो फीमा एक्ट 1999 में लाया गया था। ये फीरा एक्ट को मॉडिफाई करके लाया गया था। ये फीरा एक्ट काफ़ी ज़्यादा ड्रैकोनियन था। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू किल अ मस्कीटो एंड आप बंदूक का इस्तेमाल कर रहे हैं मस्कीटो को किल करना, वो तो नाइंसाफ़ी है, बेवकूफ़ी है। ठीक है, इससे किसी और का नुकसान हो सकता है। तो फीरा एक्ट वाज लाइक दैट। तो हमने कहा कि मस्कीटो को किल करना है तो ऑल आउट यूज़ करो, इसी का यूज़ करो। तो हमने उसको थोड़ा मॉडरेट किया एंड फीमा एक्ट को लेकर आए। अब फीमा एक्ट में फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन हम देख चुके हैं। अब फॉरेक्स मार्केट्स की बात करें तो 24/7 अवेलेबल होता है। ब्रिक एंड मोटर मार्केट प्लेस ने ओवर द काउंटर होता है ये। इसके साथ साथ कई सारे फैक्ट्स है फॉरेक्स मार्केट रिलेटेड की। डेली टर्नओवर 6.60 यूएस डॉलर, ठीक है, ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है यहाँ पर होते हैं। इंडिया में अगर हम देखें ओवर द काउंटर मार्केट 34 बिलियन डॉलर्स, ये सारे नंबर्स है। डू नॉट नीड टू रिमेंबर बट एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत जो है आइडिया रहे इस चीज़ का। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन एवरी 3 to 4 सेकेंड्स में होता है। मंडे टू फ्राइडे अगर इंडिया की बात करें तो ऑपरेट करता है एंड वर्ल्ड ओवर 24/7 अवेलेबल है। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है, सेंट्रल बैंक यहाँ पर आते हैं, कमर्शियल बैंक्स आते हैं,
सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है, इफ़ यू टॉक अबाउट दैट, इट मेंटेन्स द फॉरेन करेंसी, ठीक है। इसके साथ साथ ऑथराइज्ड डीलर्स फॉरेन करेंसी में डील करके कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, खुद भी अपना जो है लॉस वगैरह ऊपर नीचे कम ज़्यादा करने के लिए, एंड स्पेकुलेशन यानी कि कमाने से रिलेटेड वो कमर्शियल बैंक्स भी यहाँ पे आते हैं। इन्वेस्टमेंट फंड बैंक्स भी यहाँ पर आते हैं सो दैट वो इन्वेस्ट कर सके इन डिफरेंट करेंसीज, ऑल्सो दे कैन टेक सम मनी एंड इन्वेस्ट इन फॉरेन कंट्रीज, कैपिटल एसेट्स वहाँ पे क्रिएट कर सके। एंड हेज एंड स्पेकुलेट करने तो सारे ही आते हैं, इवन ब्रोकर्स मिडिल मैन है यहाँ पर, इनके बिना कोई काम चलेगा नहीं, बिकॉज यू माइट नॉट बी नोइंग कि कहाँ पर आपको क्या इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, तो दे गिव एन आइडिया। कॉर्पोरेशंस यहाँ पर अगेन दे आर लाइक इन्वेस्टमेंट फंड्स या बैंक्स, जो कंपनीज हैं वो फंड्स अपने मूव करने के लिए बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज वो आते हैं। कई बार इलीगल चीज़ें भी होती है यहाँ पर, सेफ हेवन्स में अपने मनी को भेजकर टैक्स इवेड करते हैं, ठीक है। इन्वेस्ट करने भी ये आते हैं। इसके साथ साथ इंडिविजुअल्स है लाइक यू एंड मी, हमारा भी एक्सेस है। फॉर एग्जांपल वी हैव द एक्सेस टू द एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म, यू मस्ट हैव रेड इट बिफोर। तो यहाँ से आप जो है फॉरेन करेंसी बाय सेल कर सकते हैं ऑथराइजेशन के बाद, ठीक है। लेट्स से आपको ट्रैवल करना है तो फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट है ही, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के लिए पैसा आप लेते हैं। फॉरेक्स मार्केट टाइम जोन के हिसाब से इफेक्ट होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड कंट्रोल्स के हिसाब से वेरी करता है, इफेक्ट होता है, ठीक है। टाइम जोन के हिसाब से, यानी कि अगर यहाँ इंडिया में एक मार्केट है तो इट विल बी डिफरेंट, फॉरेन कंट्री में जो है अलग होगा, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होंगे बेस्ड अपॉन दैट। एंड साथ के साथ जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज है, कंट्रोल्स है, उन पर भी फॉरेक्स मार्केट जो है वो डिपेंड करता है। अब और भी क्या ऐसे फैक्टर्स है जो कि एक्सचेंज रेट्स को डिटरमाइन करते हैं, दैट वी विल बी हैविंग अ लुक। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि फंडामेंटल रीजंस हो सकते हैं एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने वाले। फॉर एग्जाम्पल ट्रेड हो गया, ये सबसे पहला रीज़न है, ठीक है। तो फंडामेंटल रीजंस लॉन्ग टर्म के जो एक्सचेंज रेट्स है उन्हें अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस हो गए, लाइक यूक्रेन आज के डेट में इकोनॉमिक कंडीशन तो सही नहीं, पॉलिटिकली सही नहीं, तो इकोनॉमिक कहाँ से सही होगी। तो एक्सचेंज रेट्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते होंगे वहाँ पर। तो फंडामेंटल रीजंस लॉन्ग टर्म के एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए जो इफेक्ट एक्सचेंज रेट्स है वो डिपेंड करते हैं मेन फंडामेंटल रीजंस पे। इसके साथ साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, पॉलिटिकल इश्यूज क्या क्या है, इन सभी चीज़ों पे आपका जो एक्सचेंज रेट है लॉन्ग टर्म का वो डिपेंड करता है। शॉर्ट टर्म यानी कि डे टू डे जो चेंजेस आते हैं, वेरिएशंस आते हैं, वो भी वेरी होता है, वो भी चेंज, उसमें भी चेंजेस आते हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल, फ्रीडम ऑफ कैपिटल मूवमेंट, यानी कि कितना आप करेंसी एक्सचेंज करके इंडिया से बाहर ले जा पा रहे हो, तो इन सारे चीज़ों पर भी एक्सचेंज रेट्स डिपेंड करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अगर है, ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में बहुत ह्यूज होता है, तो वहाँ पर भी एक्सचेंज रेट्स जो है वेरी करते हैं बहुत ज़्यादा। स्पेकुलेशन के बेसिस पर एक्सचेंज रेट्स वेरी करते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि इतना इतना पैसा, बहुत सारे कंट्रीज, कुछ पर्टिकुलर करेंसीज एंड कंट्रीज में पैसा बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इन दैट केस यू कैन से कि हाँ एक्सचेंज रेट जो है उस हिसाब से वेरी करता है, वोलेटाइल है, वेरिएशंस आते हैं। मार्केट डिसरप्ट करते हैं कई बार हम, ठीक है, कि हमें किसी पर्टिकुलर करेंसी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे आ गए, तो उसका डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, तो करेंसी की जो है वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, है ना, एप्रिसिएशन हो जाएगा उसके वैल्यू में, ऐसे ऐसी चीज़ें हैं। तो डेप्थ एंड लिक्विडिटी टू द मार्केट जो है स्पेकुलेटर्स प्रोवाइड करते हैं इस तरीके से। एक्सचेंज रेट के डिफरेंट मैकेनिज्म्स है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एक्सचेंज इन एनी करेंसी, ठीक है, आपको डॉलर्स बाय करने हैं एंड आपने 1 जनवरी को ये डील किया एंड यू आर थिंकिंग कि हाँ डॉलर्स मुझे मिले या नहीं, तो इन दैट केस वी कैन वेरी क्लियरली से कि हाँ सेम डे पे अगर आपने डील किया है एंड यू आर गेटिंग द डिलीवरी ऑफ द डॉलर्स एंड यू आर पेइंग फॉर द डॉलर्स इन रुपीस, तो दैट इज कॉल्ड रेडी और कैश मैकेनिज्म। टर्म मैकेनिज्म जो है 1 जन को किया, लेट्स से 2 जन इज ऑल्सो वर्किंग, तो 2 जन को आपको डिलीवरी मिल रहा है एंड आपका पेमेंट 2 जन को मूव कर रहा है, तो दैट इज टुमारो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। थर्ड इज स्पॉट, जो कि 2 डेज का गैप होता है, ठीक है। लेट्स से 3 जन को हो रहा है, आपका मनी, आपका डॉलर्स जो है ऐसे मूव कर रहा है एंड देन योर मनी इज रीचिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन, तो स्पॉट। एंड फोर्थ वन इज अ फॉरवर्ड रेट, ठीक है, डिलीवरी ऑन अ फ्यूचर डेट अगर हो रहा है तो उसे फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड जो है डिलीवरी मैकेनिज्म कहते हैं। अब एक्सचेंज अर्थमेटिक कई सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। लेटेस्ट से आप जो है एक बैंक के थ्रू, दिस इज़ अ बैंक, एंड इस बैंक के थ्रू आप करेंसी बाई सेल करना चाहते हैं, तो इन दैट केस आप ये बैंक के पर्सपेक्टिव से आपको सोचना होगा कि बैंक जो है करेंसी जो भी बाई कर रहा है, जो भी बैंक के पास ये करेंसी आ रहा है, वो जो है लोअर रेट पे, बाइंग रेट पे आएगा, एंड इसे हम बिड रेट भी कहते हैं।
एंड जब बैंक इसे सेल करेगा तो हायर रेट पे सेल करेगा, तो तभी बैंक इज गोइंग टू अर्न द मनी ना। 9.9500 पे ये बाय कर रहा है एंड 74.9600 पे ये सेल कर रहा है। तो 0.0100 इतना जो है इसका प्रॉफिट है ऑन ईच वी कैन से डॉलर। ठीक है, तो बाई सेल रेट का डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड द बिड एंड आस्क रेट्स। ठीक है, दैट इज द यूएसडी आईएनआर डायरेक्ट कोट इसे कहते हैं, यानी कि 1 यूएसडी के सामने कितने आपके जो है रुपीस हैं। नाउ देर इज ऑल्सो अनदर थिंग हियर कि फॉरवर्ड मार्जिन आपके होते हैं, यानी कि आप फ्यूचर में बाई सेल करना चाहते हैं तो देर इज सम अमाउंट जो कि बैंक्स अपने प्रॉफिट में ऐड करते हैं। ठीक है, फ्यूचर में चीज़ें जब होती हैं तो वैल्यू फ्लक्चुएट करता है, तो थोड़ा प्रॉफिट बैंक को ऐड करना पड़ता है फॉर बीइंग ऑन द सेफ साइड, तो दैट इज कॉल्ड द फॉरवर्ड मार्जिन। ये स्पॉट रेट पे डिपेंड करता है। लेटेस्ट से आज का जो रेट है $1 के ऊपर 80 रुपीज़ है, एंड फ्यूचर में अगर आपको बाई सेल करना है तो यू हैव टू कोट अ हायर रेट कि $1 के ऊपर 85 रुपीज़ में चलो आई एम गोइंग टू बाय द डॉलर्स। ठीक है, बाइंग के लिए हायर रेट आपको कोट करना है। तो स्पॉट रेट 80 था, इसमें प्लस 5 रुपीज़ आपने ऐड कर दिया, तो दैट इज़ अ फॉरवर्ड रेट। ठीक है, तो इसे फॉरवर्ड प्रीमियम कहते हैं। जो 5 रुपीज़ है फॉरवर्ड प्रीमियम है, स्पॉट रेट है, ये फॉरवर्ड रेट है। ठीक है, 85 रुपीज़ इज अ फॉरवर्ड रेट दैट यू आर कोटिंग ओवर हियर। ठीक है, मनी टाइम्स डिस्काउंट भी होता है बेस्ड अपॉन की वेदर यू आर बाइंग या सेलिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, और ये जो प्रीमियम है वो डिसाइड होता है बेस्ड अपॉन इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स एंड इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, यानी कि इंटरेस्ट रेट लेट से इंडिया में 15% है किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ लोन का एंड यूएस में 4%, तो देयर इज अ डिफरेंस इन द इंटरेस्ट रेट एंड इस डिफरेंस के बेसिस पर कितना आपका फॉरवर्ड प्रीमियम होगा ये डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि दोनों कंट्रीज के इकोनॉमिक सिचुएशंस को ये डिफाइन करते हैं, तो एक तरीके से एक इनडायरेक्ट वे में हमें प्रीमियम का आइडिया लगता है। डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर भी ये प्रीमियम वेरी करता है। दिस इज डायरेक्ट कोट जो हमने देखा $1 के सामने इतना इतना। अब कई बार इनडायरेक्ट कोट्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ के सामने कितने $US है, 1.32 ऐसे करके। तो हमारा जो डोमेस्टिक करेंसी है वो अगर बाद में आ रहा है तो ऐसे में विल कॉल इट अ डायरेक्ट कोट। ठीक है, क्योंकि और वैसे भी जो एक हायर वैल्यू का करेंसी है वो पहले आ रहा है तो डायरेक्ट कोट है, लोअर वैल्यू का करेंसी पहले आ रहा है तो इनडायरेक्ट कोट है। ठीक है, हायर वैल्यू $US हायर वैल्यू का है तो डायरेक्ट कोट, इस तरीके से आ रहा है तो इनडायरेक्ट कोट। तो जनरली ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, पाउंड स्टर्लिंग वगैरह पे ये यूज़ होता है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू आर $US। और क्रिस रेट्स क्या है, कई बार आपको यूएसडी आईएनआर का जो एक्सचेंज रेट है वो पता है, एंड यू नो द एक्सचेंज रेट ऑफ जीबीपी यूएसडी, तो इस केस में जीबीपी एंड आईएनआर का एक्सचेंज रेट क्या है ये पता लगाना। तो लेट अस जस्ट कैलकुलेट यूएसडी आईएनआर का एक्सचेंज रेट क्या है यहाँ पर। अगर आप देखो $1 के सामने ₹74.9500 है। ठीक है, अब 1 GBP ग्रेट ब्रिटिश पाउंड ये ज़्यादा है तो 1.3670 $US है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.367 इंटू $1, तो ये $1 के बदले ये सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 GBP के सामने कितने रुपीस हैं। ठीक है, तो ये क्रिस रेट्स कहे जाते हैं। जो दो आपको इंटरेस्ट सॉरी ये एक्सचेंज रेट्स पता है तो यू कैन फाइंड आउट द थर्ड वन। तो 1 GBP के सामने 102 पॉइंट इतना इतना आपका जो है एक्सचेंज रेट है। और ये फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स होते हैं। पेग्ड फिक्स जो है पेग टू अ पर्टिकुलर करेंसी के बेसिस पर होता है। फ्लोटिंग यानी कि वो वेरी करता है डिमांड एंड सप्लाई पे एंड इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट डिफरेंस पे। बिड एंड ऑफर्ड रेट्स हमने डिस्कस कर लिए, ये बिड रेट है, ऑफर्ड या आस्क रेट इसे कहा जाता है। चेन रूल हमने यहाँ पे देख लिया, क्रिस रेट्स को ही हम चेन रूल कहते हैं। दो डिफरेंट करेंसीज के बीच जो है अगर आपको एक्सचेंज रेट का जो पता लगाना है और आपको डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं पता है तो इसको यूज़ करके यूएसडी आईएनआर एंड जीबीपी यूएसडी, इसको यूज़ करके जीबीपी आईएनआर का रेट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो मैंने कैलकुलेशन किया ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, यू शुड नो अबाउट इट। ठीक है, अब नेक्स्ट फ्यू टर्म्स है यहाँ पर। परसेंट मतलब पर 100 होता है, पर माइल मतलब पर 1000 होता है, ये चीज़ भी दी हुई है। एंड वैल्यू डेट इज़ अ डेट व्हेन पेमेंट ऑफ फंड्स जो है वो हो रहा है। इस तरीके से इसे वैल्यू डेट कहते हैं। नेक्स्ट टर्म इज आर्बिट्रेज। अगर आप दो मार्केट के बीच के डिफरेंस को यूटिलाइज करके कमा रहे हो तो दैट इज नोन एज आर्बिट्रेज। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल में आपने 400 में साड़ी खरीदी है एंड यू आर सेलिंग इट एट 1000 रुपीज इन आंध्र प्रदेश, तो यू आर अर्निंग 600 फ्रॉम हियर, इजंट इट।
तो इसको हम आर्बिट्रेज कहते हैं। तो मार्केट में जो रेट डिफरेंस है उसको यूज़ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट थिंग हियर, हमने जो एक्सचेंज रेट से ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब फॉरेक्स बिजनेस की बात करते हैं। तो यहाँ पर फॉरेक्स डीलिंग रूम सबसे पहले, तो यहाँ कई बार आपका जो फॉरेक्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ है वो बैंक में अलग अलग जो है एरियाज में किया जाता है। लेट्स से कोई एक पर्टिकुलर ब्रांच में किया जा रहा है, या फिर एक हर एक ब्रांच में एक डिपार्टमेंट है, इस तरीके से कैरी आउट किया जाता है। ठीक है, और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है, फॉर एग्जांपल ट्रेजरी मैनेजमेंट। और ट्रेजरी जो है एक ऐसा हम कह सकते हैं पार्ट है ऑफ द पर्टिकुलर बैंक, जो कि अलग अलग मैनेज करता है। डोमेस्टिक जो बैंक का सारा फंड्स है, डिपॉजिट एंड लोन्स, उनको अलग से मैनेज करता है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द फॉरेन फंड्स, जो कि इनकमिंग डिपॉजिट एंड लोन्स है, इनको अलग से मैनेज करते हैं। तो टू डिफरेंट ट्रेजरीज विल बी देयर, फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड एंड डोमेस्टिक चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है, और ये ट्रेजरी मैनेजमेंट आरबीआई के इंटरनल कंट्रोल गाइडलाइंस, फेडाई रेगुलेशंस एंड इंटरनल गाइडलाइंस जो बैंक है, इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब ये जो ट्रेजरी है, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू डू दिस सेपरेटली। ऐसा ये ट्रेडिशनली होता था, बट अब कहा गया कि सेपरेटली करने की ज़रूरत नहीं। जो भी फॉरेक्स से आपको कमाई आ रही हो, डोमेस्टिक में यूज़ करो, डोमेस्टिक से कमाई आ रही है फॉरेक्स में यूज़ करो। इस तरीके से हम इंटीग्रेट करेंगे। और ये इंटीग्रेट करने के बाद हमने ये कहा कि 3 पार्ट्स हम इस ऑफिस के करेंगे। तो इंटीग्रेटेड ट्रेजरी एक्चुअली हैज़ 3 पार्ट्स ऑफ द ऑफिस, मिड, फ्रंट एंड बैक ऑफिस। तो फ्रंट ऑफिस में डीलिंग रूम है, मिड ऑफिस में रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें देखी जाती हैं कि अगर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट हो रहा है, फॉरेन कंट्रीज़ में कोई कंट्री रिस्क है, पॉलिटिकल रिस्क है, तो कैसे मैनेज किया जाएगा, उससे रिलेटेड देखकर टॉप मैनेजमेंट के जो एडवाइस वगैरह लेके ये किया जाता है। बैक ऑफिस जो है सेटलमेंट, सारी चीज़ें जो फाइनल चीज़ें हैं, अकाउंट कैसे रिकनसाइल हो रहा है, कैसे कैसे चीज़ें जो है सेटल हो रही हैं, इन चीज़ों को देखना। ठीक है, दैट इज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ द बैक ऑफिस। और इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑपरेशंस में डीलर्स का क्या काम है? बाइंग, सेलिंग करेंसीज, अंडरटेकिंग मार्केट एक्टिविटीज़, ये सब। तो डीलर जो है फ्रंट ऑफिस में होता है ना, डीलिंग रूम में डीलर रहेगा। तो डीलर का काम है करेंसी बाई सेल करना, डील्स करना और उन्हें एग्जीक्यूट करना। साथ के साथ जो भी हायर मैनेजमेंट के द्वारा डिसीजंस लिए गए हैं विथ रेस्पेक्ट टू डीलिंग एंड ऑल अदर थिंग्स, देयर आर वेरियस लिमिट्स, उन सभी को जो है मेंटेन करने का काम भी डीलर का है। कि अगर हायर मैनेजमेंट ने कहा कि 1 करोड़ से ज़्यादा के हम डीलिंग, बाइंग, सेलिंग नहीं करेंगे, तो दे हैव टू मेंटेन दैट। इससे ज़्यादा नहीं करना है सभी डीलर्स को मिलके। तो इस चीज़ को मेंटेन करना एंड मैनेज करना, उसे हम डिफरेंट पोजीशंस के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। 2 पोजीशंस मेनली, फंड्स एंड करेंसी पोजीशन। तो फंड्स पोजीशन में कि कितना इनफ्लो आउटफ्लो, 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये फंड्स पोजीशन है। करेंसी पोजीशन इज की, किस किस करेंसी में डेजिग्नेटेड एंड डिनोमिनेटेड होने चाहिए, तो वो चीज़ भी डिसाइड की जाती है बाय द टॉप मैनेजमेंट। तो डीलर हैज टू टेक केयर कि हाँ, ये सही तरीके से डेजिग्नेटेड करेंसी में ये चीज़ें हो रही हैं या नहीं। ठीक है, इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑपरेशंस की अगर हम बात करें, तो इंटरेस्ट रेट क्या इसका यूज़ है? इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेशन, लिबरलाइजेशन ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल। ठीक है, एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें एक्चुअली इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑपरेशन को और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देते, बिकॉज पहले क्या था कि सारी चीज़ें कंट्रोल में थे। अब लिबरलाइज कर दिया, डीरेगुलेट कर दिया आरबीआई ने, फॉरेक्स मार्केट और भी ज़्यादा डेवलप होकर नए नए इंस्ट्रूमेंट्स एंड चीज़ें आ जा रही है, एडवांस सेटलमेंट सिस्टम्स, यहाँ पे डीलिंग एनवायरनमेंट वेरी कर रहा है, रिस्क बढ़ गया है। तो इस वजह से इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। अगर कोई लॉस आपको फॉरेक्स मार्केट में हो रहा है, तो यू कैन कंपनसेट विद द डोमेस्टिक मार्केट। अगर आपको फॉरेक्स मार्केट से प्रॉफिट हो रहा है, तो डोमेस्टिक मार्केट के फ्लक्चुएशंस को आप जो है मैनेज कर सकते हो। तो इस वजह से इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑपरेशंस का मेन फंक्शंस हम कह सकते हैं सीआरआर, एसएलआर को मेंटेन करना, फंड्स मैनेजमेंट करना, एसेट लायबिलिटी मैनेज करना, रिस्क मैनेज करना, प्राइसिंग जो है वो ट्रांसफ़र करना। यानी कि अगर एक जगह पर आपको प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे जगह पे उसको जो है मैनेज करना। एंड जैसे डोमेस्टिक बिजनेस में कुछ वेरिएशंस आ रहे हैं, तो फॉरेक्स बिजनेस से उसे मैनेज करना। एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच भी जो है डिफरेंट मनी से रिलेटेड चीज़ों को देखना। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, आर्बिट्रेज, कैपिटल, एडिक्वेट कैपिटल मेंटेन करना, एंड प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स जो है कैपिटल मेंटेनेंस का, वो सारी चीज़ें देख रेख करना। ठीक है, अब इंटरनल कंट्रोल गाइडलाइंस क्या आरबीआई के? यहाँ पर एक डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम सही होने चाहिए। अगर आप इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑपरेशंस कर रहे हैं, फॉरेक्स डीलिंग रूम मेंटेन कर रहे हैं, एक्सेस रूल्स फॉर परफॉर्मिंग द डिफरेंट फंक्शंस, ये रूल्स वगैरह आपको फॉलो करने हैं। डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, ग्लोबल लिमिट्स, इंटरबैंक डील्स पर जो भी उन्हें आपको देखना है। एडिक्वेट कैपिटल एंड वीएआर मॉडल्स के थ्रू आपको जो है प्रेडिक्ट करना है कि कितना कितना लॉस हो रहा है, एंड ऑन दैट बेसिस यू हैव टू कैरी आउट द एक्टिविटीज़। पीरियोडिक रिव्यू, वैलिडेशन, डीलर जो है लिमिट्स में ही चीज़ें करे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि 1 करोड़ का लिमिट है, तो उससे ज़्यादा डीलिंग नहीं करना।
और करस्पॉन्डिंग जो लिमिट्स है विथ रिस्पेक्ट टू वेरियस कंट्री एक्सपोजर, ठीक है, इस किस कंट्री के साथ आपको कितना बिजनेस करना है और कितना जो है लाइक कई सारे एक्टिविटीज़ करने पे फॉरेन एक्सचेंज लेकर जाते हैं एक्सपोर्टर वगैरह, तो देर इज सम लिमिट, इंश्योरेंस उन्हें मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की लिमिट है। तो उन सारे लिमिट्स में आपको वर्क करना है। एक्सचेंज इवैल्यूएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज प्रॉफिट एंड लॉसेस, इसका भी एक रिपोर्ट जो है आरबीआई के पास जाना चाहिए। तो इसका मिड एंड बैक ऑफिस का रोल क्या है फॉरेक्स डीलिंग रूम में, और भी बेटर अगर हम समझे तो मिड ऑफिस का हम देख चुके हैं, रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइंस कंप्लाई करना, बैक ऑफिस प्रोसेस करना। डीलर्स अगर कोई भी लैक्स में रहता है कि जो लिमिट्स उन्हें फॉलो नहीं करे, तो बैक ऑफिस उन्हें टोकेगा कि हाँ ये आपको फॉलो करना है। तो सपोर्टिव एंड चेकिंग रोल दोनों ही बैक ऑफिस का होता है। इसके साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यूएशन करके आपको आरबीआई को इन्फॉर्म करना होगा, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसके लिए यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर है जो कि फेडाई के द्वारा जो है ऑथराइज्ड है कि हाँ ये मेथड के थ्रू आप अकाउंटिंग करके प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसका एक अकाउंट बनाकर, उसका एक जो है लेखा जोखा बनाकर यू आर गोइंग टू गिव इट टू आरबीआई। एंड व्हाट विल द फ्रीक्वेंसी एक्सेस फॉरेक्स प्रॉफिट एंड लॉस एवरी मंथ के बेसिस पर, एंड रिपोर्टिंग एवरी क्वार्टरली बेसिस पर, डेली बेसिस पर भी आप कर सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज बेस्ड अपॉन वॉट एवर सूट्स यू, ठीक है। फ्रंट ऑफिस के पूरे जो फंक्शंस है मिड एंड बैक ऑफिस के, वो यहाँ पे लिस्ट डाउन किए गए। फंड मैनेजमेंट, नॉस्ट्रा अकाउंट को मैनेज करना, फॉरेन एक्सचेंज एडवाइसरी प्रोवाइड करना, ठीक है। तो डीलिंग रिलेटेड, ठीक है, फ्रंट ऑफिस लाइक रिसेप्शन टाइप का है। एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, मैच्योरिटी मिसमैच देखना, इंटर बैंक मार्केट और ट्रेडिंग डीलिंग उसमें कैसा चल रहा है, कंप्लाई करना डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। सब मिड ऑफिस के लिए रिस्क सारे जो है वो मैनेज करेगा। एसेट लाइबिलिटी कमिटी के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी रिस्क होता है तो उसको भी मैनेज करेगा, आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर्स में। टॉप मैनेजमेंट को रिस्क रिलेटेड रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस रिलेटेड बताना। बैक ऑफिस का डील कंफर्म करना, सेटल करना, अकाउंटिंग उनकी देखना, रिकन्सिलिएशन, ऑडिट फैसिलिटेशन एंड रिपोर्टिंग वगैरह प्रोवाइड करना, एंड कंप्लायंस प्रोवाइड करना, ठीक है। देयर इज अ क्वेश्चन, एज पर यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉर ऑथराइज्ड डीलर्स एज इश्यूड बाय फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन, फेडाई के द्वारा, बैंक्स नीड टू अंडरटेक प्रॉफिट लॉस वैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट पोजीशंस एवरी डैश, ठीक है। किस तरीके से जो है बैंक्स को ये करना है, तो एवरी मंथली बेसिस पर दे हैव टू डू, वी हैव सीन हियर ना, प्रॉफिट एंड लॉस एवरी मंथ मंथली बेसिस पर अपने लेवल पर उन्हें कैलकुलेट करना है, रिपोर्टिंग क्वार्टरली बेसिस पर करना है, कुछ डेली बेसिस पे भी करते हैं, बट मैंडेटेड क्या है, मंथली बेसिस पर अपने लेवल पर उन्हें करना है, ठीक है। अब डीलिंग रूम में मैनेजमेंट कंट्रोल कैसे होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आरबीआई के साथ जो है, आरबीआई ने कहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये डीलिंग रूम की सारी मैनेजमेंट करेंगे, एक पॉलिसी फ्रेम करेंगे, लिमिट सेट करेंगे, और फिर पूरी जो है रिस्क वगैरह पे फोकस करते हुए, डीलिंग रूम का मेन यही काम है कि रिस्क पे फोकस किया जाए। फॉरेक्स में यही मेन चीज़ है, रिस्क जो है वो सही से मैनेज किया जाए, ठीक है। तो किस टाइप्स के रिस्क है उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो ऑपरेशनल रिस्क है, एक्सचेंज ऑपरेशनल रिस्क इस किसी भी ऑपरेशन, ह्यूमन एरर्स और इंटरनल प्रोसेस में वेरिएशंस हो रहे हैं तो उसकी वजह से रिस्क। अब अगर एक्सचेंज रेट्स में फ्लक्चुएशन होता है तो एक्सचेंज रिस्क होता है। क्रेडिट रिस्क इज, आप जो है लोन किसी ने लिया काउंटर पार्टी ने, एंड दे आर इन इन केपेबल, इनकी इन एबिलिटी है या फिर अनविलिंग है टू पे इट बैक, तो दैट इज़ अ क्रेडिट रिस्क। ये प्री सेटलमेंट, सेटलमेंट से पहले ही, ठीक है, लास्ट डेट जो उससे पहले ही उन्होंने कह दिया कि मैं बैंकरप्ट हूँ। और सेटलमेंट रिस्क लाइक टाइम आ गया है एंड इसे सेटल करना है और उसके बाद पता चल रहा है कि सामने वाला जो है पे नहीं कर सकता, तो दैट इज सेटलमेंट रिस्क। तो यहाँ पर सेटलमेंट रिस्क हेरस्टाट रिस्क से कंपेयर किया गया है। हेरस्टाट इज़ अ प्लेस इन जर्मनी जहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज ने अपने पैसे भेजे थे कि ये जो पैसे हैं प्लीज सेंड इट टू न्यूयॉर्क, ठीक है। हेरस्टाट में ये पैसे गए, बट वंस द मनी रीच्ड हेरस्टाट, वहाँ पर ये जो न्यूयॉर्क जर्मनी में ये जो बैंक है दैट फेल्ड एंड इट कुड नॉट सेंड दिस मनी, ठीक है। यहाँ पे पॉलिटिकल इश्यूज, डिफरेंट इश्यूज हो गए, कमर्शियल इश्यूज हो गए, तो यहाँ इनका पैसा तो डूब गया ना, न्यूयॉर्क जाना था बट ये पैसा यहाँ पे ही डूब गया, तो दैट इज़ अ मेजर रिस्क। तो कंट्री के सिचुएशंस के हिसाब से ये रिस्क है, तो दैट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। लिक्विडिटी रिस्क इज वेन एवर यू हैव, लेट्स से किसी बैंक में 100 रुपीज़ का डिपॉजिट आया है, 1 मंथ में रिटर्न करना है 110 रुपीज़, बट ये बैंक ने 100 रुपीज़ आगे लोन में दे दिया, ठीक है, तो रिजर्व्स में रख के बाकी लोन में दे दिया। तो ऐसे में क्या होगा, ये लोन 1 ईयर का है, तो 1 मंथ के बाद 110 रुपीज़ जो देना है वो कौन देगा, तो लिक्विडिटी रिस्क है, यू डू नॉट हैव लिक्विड मनी विथ यू, ठीक है। तो पॉजिटिव लिक्विडिटी, नेगेटिव लिक्विडिटी गैप होता है। पॉजिटिव लिक्विडिटी गैप इज नो लिक्विडिटी रिस्क बट अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट एंड इंक्रीज इनकम, ये कम है, ठीक है। लिक्विडिटी गैप है बट पॉजिटिव है, यानी कि रिस्क तो नहीं है बट आप इन्वेस्ट भी नहीं कर पा रहे आगे, ठीक है। 100 आया, 100 किसी को दे दिया, तो अब आप आगे इन्वेस्ट या किसी और को लोन वगैरह नहीं दे सकते। नेगेटिव लिक्विडिटी गैप इज, ये 100 रुपीज़ 1 ईयर के लिए दे दिया,
तो 110 पे करने के लिए 1 मंथ के बाद आपके पास पैसे नहीं है, दैट इज नेगेटिव लिक्विडिटी गैप दैट यू डू नॉट हैव, एसेट लायबिलिटी मिसमैच ही हो गया। गैप रिस्क यहाँ पर आप परचेज एंड सेल जो कर रहे हैं उसके बीच वैल्यू में वेरिएशन जो आ रहा है दैट इज कॉल्ड द गैप रिस्क। एसेट लायबिलिटी मिसमैच एक तरह का गैप है, तो उसे हमें मैनेज करना होता है। मार्केट रिस्क इस मार्केट में जो डिफरेंट वेरिएबल्स है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा वेरी करता है। आपने 100 रुपीज़ का जो है डिपॉजिट लिया एंड 8% इंटरेस्ट रेट पे लेट्स से लिया, आपने लोन 100 रुपीज़ का दिया, 10% पे दे दिया। अब लेट्स से इंटरेस्ट रेट वेरी कर रहा है एंड यहाँ पे जो लोन का इंटरेस्ट रेट है वो ड्रॉप हो गया 8% पे, तो आपको फ़ायदा ही क्या हुआ, ज़ीरो, बैंक हैज़ नो फ़ायदा। तो दैट इज़ मार्केट रिस्क, ठीक है। पोजिशंस में वेरिएशंस आ जाती है। इसके साथ साथ इक्विटी प्राइस रिस्क, जहाँ पर आपने इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया, प्राइस वेरी हो गए। करेंसी रिस्क, जहाँ पे वैल्यू ऑफ करेंसी वेरी हो रहा है बेस्ड अपॉन, लेट्स से यूक्रेन के साथ आपने कुछ डील की तो उसका करेंसी ऊपर नीचे हो रहा है बिकॉज अभी वॉर में है, तो करेंसी रिस्क। लीगल रिस्क इज आप किसी और कंट्री में जो है पैसे आपने डाल रहे हैं बट वहाँ पर लीगल सिचुएशन जो है ऐसी है कि आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो किसी और कंट्री के जो लीगल लॉज है उसके हिसाब से आपको लॉस हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड अ लीगल रिस्क। सिस्टेमिक रिस्क इस मेजर बैंक फेलियर्स होने की वजह से पूरे सिस्टम में ही, पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में ही वेरिएशंस आते हैं। कंट्री रिस्क इस किसी और कंट्री में पॉलिटिकल इश्यूज, फॉर एग्जांपल हरस्टैट रिस्क मैंने बताया, यूक्रेन का एग्जांपल है। इफ यू आर इन्वेस्टिंग देयर एंड वॉर शुरू हो गया तो ऑब्वियसली इसराइल या फिर किसी और कंट्री में फॉर दैट सेक, ठीक है। सॉवरेन रिस्क इस किसी और कंट्री के जो स्टेट्स हैं, वहाँ पर छोटे छोटे स्टेट्स है, वहाँ पे कुछ इश्यू हो रहा है तो वहाँ पर स्पेसिफिकली आपने इन्वेस्ट किया था तो जाएगा, ठीक है। कोई बमबारी हो रही है एंड बिल्डिंग है आपका वहाँ पर, उसको कुछ लॉस हो रहा है तो ऑब्वियसली दैट विल बी बिग रिस्क, ठीक है। और रिस्क तो पता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब रिस्क कंटेन कैसे करना है इनको, डीलर जो है उसको लिमिट बताया जाता है कि भाई आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, इन्वेस्ट किया और आप देख रहे हो कि ये थोड़ा लॉस में जा रहा है, तो आप सोच रहे हो कि चलो थोड़ा और टाइम रुक जाते हैं ताकि प्रॉफिट में जाएगा तो तब मैं अपने पैसे खींच लूँगा, ठीक है। तो कितना टाइम रुकोगे, कि रुकोगे रुकोगे रुकोगे, अब लॉस में जाया जा रहा है तो इस लॉस को स्टॉप करना होता है, दैट इज कॉल्ड द स्टॉप लॉस लिमिट, कि भाई इससे ज़्यादा लॉस हम बेयर नहीं कर सकते, नहीं कोई रुकना नहीं है, प्रॉफिट के लिए वेट नहीं करना, तो दैट काइंड ऑफ लिमिट्स आर देयर। डील शुड बी विद इन द लिमिट्स एंड साथ के साथ डीलर को पता होना चाहिए लिमिट्स क्या है, और मिसमैच को मॉनिटर करके उनको जल्दी से जल्दी कवर अप करने की कोशिश करनी चाहिए। फॉरेक्स प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यूएशन अच्छे से होनी चाहिए। बैलेंस इन आरबीआई नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट एवरी मंथ उसको देखना है। डेबिट क्रेडिट्स जो हो रहे हैं माइनर अकाउंट्स और नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट्स में, वो सब हमें देखना है, ठीक है। तो डैश रिस्क इज ड्यू टू इनेबिलिटी और अनविलिंगनेस ऑफ द काउंटर पार्टी, द आंसर इज द क्रेडिट रिस्क, ऑप्शन ए, राइट। नो लेट अस सी कि ये सारी चीज़ें आप लेट से डेरिवेटिव रिलेटेड जो है डेरिवेटिव रिलेटेड अगर हम बात करें तो बैंक्स डेरिवेटिव रिलेटेड प्रोडक्ट्स में भी अपने पैसे डालते हैं, तो ऐसे में what can be the various things over here and what are the different derivative products that we are talking about in this, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम कर रहे हैं, ये डेरिवेटिव रिलेटेड आप पहले पढ़ चुके हैं तो थोड़ा क्विकली हम देखेंगे। डेरिवेटिव का मतलब वी कैन टेक द एग्जांपल कि शेयर्स हैं, ठीक है। तो शेयर्स जो हैं वो उनकी वैल्यू, शेयर्स का एग्जांपल ले रहे हैं डेरिवेटिव प्रोडक्ट को समझने के लिए। तो शेयर्स अगर हम देखें तो आपको शेयर पे प्रॉफिट कब होगा, जब कंपनी, जिस भी कंपनी का आपने शेयर लिया है उस कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको शेयर्स पे प्रॉफिट होगा। इसके साथ साथ कंपनी को अगर लॉस हो रहा है तो शेयर्स पे आपको लॉस होगा, ठीक है। तो वैल्यू इज एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू ऑफ अ शेयर इज डिपेंडेंट अपॉन कंपनीज प्रॉफिट। इसके साथ ये शेयर्स में आप देख रहे हो डेरिवेटिव्स में मोस्टली इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम होता है एंड सेटलमेंट फ्यूचर डेट पे होता है, कि आपने शेयर लिया और कुछ दिन बाद अगर प्रॉफिट हो रहा है आपको, आप उसे सेल करके पैसा कमा के बाहर निकल जाओगे, ठीक है। तो मोस्टली दिस इज व्हाट इज अ डेरिवेटिव प्रोडक्ट। डिफरेंट काइंड्स के अंडरलाइंग एसेट यहाँ पे होते हैं, तो ये शेयर का अंडरलाइंग एसेट क्या था, कंपनी का प्रॉफिट लॉस। वैसे ही इंटरेस्ट रेट, सिक्योरिटी प्राइस, कमोडिटी प्राइस, फॉरेन एक्सचेंज रेट, इंडिसेस, क्रेडिट रेटिंग, ये सब पे डिपेंड करता है जो अंडरलाइंग एसेट है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह के डेरिवेटिव्स की रिक्वायरमेंट क्या है, जब भी आपको कहीं पे लग रहा है कि लॉस हो रहा है तो यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू प्रॉफिट, ठीक है, यूजिंग द डेरिवेटिव्स। स्पेकुलेशन, प्रॉफिट, हेजिंग, आपको लॉस कम करने के लिए। टाइप्स क्या है डेरिवेटिव के, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स,
ऑप्शंस एंड स्वैप्स। तो फटाफट इनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो ये स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर होता है। लेट अस से समवन वांट्स टू बाय डॉलर्स, ठीक है, इनको डॉलर्स खरीदने हैं और ये यहाँ से जो है डॉलर्स खरीद रहे हैं। तो ये स्टॉक एक्सचेंज पे देखेंगे कि कौन डॉलर्स बेच रहा है। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर एंड दे आर रेडी एंड एलिजिबल टू बाय दोज पर्टिकुलर डॉलर्स, ठीक है। अभी डॉलर्स खरीदने जब गए तो उनको अभी का रेट पता है, $1 के ऊपर 80 रुपीज़ है, बट दे हैव एन एंटिसिपेशन की है फ्यूचर में $1 के ऊपर जो है 90 रुपीज़ हो जाएगा। तो ये एक डील कर लेंगे यहाँ पर इनके थ्रू, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, कि हाँ $1 के ऊपर आई विल बी पेइंग 85 रुपीज़, ठीक है। तो अगर इनको वो डील सही लगती है तो ही विल से ओके, राइट, ओवर द स्टॉक एक्सचेंज ही विल से ओके एंड दिस डील विल बी डन। तो इनका लॉस कम हो गया ना, क्योंकि फ्यूचर में इन्हें लग रहा है कि $1 के ऊपर 90 होगा, तो 85 रुपीज़ में ये डॉलर्स खरीद ले रहे हैं। बट लेटेस्ट से फ्यूचर में दो सिनेरियो हो सकते हैं, ये $1 के ऊपर 85 ने 81 हो गया लेट्स से, तो इनको अब ये फ्यूचर्स के ऊपर किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है तो डेफिनेटली हैव टू बाय एट 85 रुपीज़ ओनली। 81 अगर है तब भी 85 पे खरीदना है, तो इनको प्रॉफिट हो जाएगा। सॉरी, दिस पर्सन हु इज सेलिंग द डॉलर्स, उनको प्रॉफिट होगा। मार्केट में 81 में सेल हो रहा है, मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया 85 में सेल हो रहा है, ठीक है, ऐसा। तो दैट इज द थिंग। तो मोस्टली प्रॉफिट होता है बट कई बार लॉस भी हो सकता है। तो दैट इज व्हाट इज फ्यूचर्स, ठीक है। एक पर्टिकुलर रेट आप फिक्स करते हैं, ठीक है, वैल्यू इज फिक्स्ड एंड देन इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका कोई खास नहीं होता, आप एक डील करते हैं एंड सेटल फ्यूचर डेट पे करते हैं कि हाँ 85 में मुझे खरीदना है। अब लेट्स से मार्केट में 90 हो गया तो जो खरीद रहे हैं उनको प्रॉफिट होगा कि हाँ भाई मैं 85 में खरीद रहा हूँ बिकॉज आई हैव डन द डील। मार्केट में 81 हो गया जो कि रेयर केस में होता है, तो लॉस होगा। तो इस तरीके से है फ्यूचर्स। अब ये तो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हो रहा है, अगर ये ओवर द काउंटर होता तो उसे हम फॉरवर्ड कहते हैं, यानी कि डायरेक्टली, स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता, डायरेक्टली ये दोनों एक दूसरे के साथ डील करते हैं। दैट विल बी कॉल्ड एज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक्सचेंज ट्रेडेड लीगली बाइंडिंग होता है, मीनिंग हमने देख लिया। और इंटरनेशनल मॉनेटरी मार्केट चिकागो, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्केट है इस चीज़ का। और इंस्ट्रूमेंट्स है बॉन्ड, स्टॉक्स, करेंसी, इंडेक्स, इंटरेस्ट रेट, कमोडिटीज़ वगैरह पे जो है ये होता है। यहाँ पर हमने एक्सचेंज रेट के बेसिस पर देखा, ये फ्यूचर जो है वो ऐसे की कई चीज़ों पे होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्लियरिंग हाउस ट्रेडिंग एंड गारंटी करता है, जो भी ये स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग हाउस वगैरह गारंटी करते हैं इसको। एंड कई बार मार्जिन होते हैं यहाँ पर, स्टॉक एक्सचेंज अपना प्रॉफिट कमीशन वगैरह लेते हैं। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेम थिंग, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज नहीं है एंड यू आर डूइंग द डीलिंग, दैट इज कॉल्ड एज द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। सेम थिंग ओवर हियर, ये स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर नहीं होता है एंड फ्यूचर डेट पे ये डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिया, थोड़ा डिफरेंसेस देख लेते हैं। फॉरवर्ड जो है किसी भी साइज के हो सकते हैं, फ्यूचर्स जो भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर होता है तो स्टैंडर्ड साइज होता है, 1 ईयर या बियॉन्ड हो सकता है, मोस्टली अप टू 1 ईयर होता है। फ्यूचर छोटा टाइम के लिए होता है, क्लाइंट एंड बैंक के बीच होगा। तो ओवर द स्टॉक एक्सचेंज ये सॉरी ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली होगा। फ्यूचर्स जो है वो क्लाइंट एंड एक्सचेंज के बीच, स्टॉक एक्सचेंज को के बीच होगा। यहाँ पर आप देखो फ्यूचर में ये पर्सन कौन है ये पता ही नहीं होगा आपको, आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कर रहे हैं जो भी है। फॉरवर्ड में स्टॉक एक्सचेंज नहीं है तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, सो यू नो द अदर पर्सन, ठीक है। इसके साथ साथ बिड या आस्क कोड्स एंड रेट्स जो है वो आप सेट कर सकते हैं सामने वाले से डिस्कस करके। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जो प्लेटफॉर्म है, जो आपका स्टॉक एक्सचेंज है, वो इन चीज़ों को सेट करता है। कोई एक्सप्लिसिट मार्जिन नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज इंक्लूडेड है आप दोनों के बीच एक इंटरमीडियरी के रूप में, तो वो मार्जिन अपना कमीशन लेता है। ये 24/7 आप डीलिंग कर सकते हैं, डीलर जब भी उठाओ आपसे बात करने के लिए रेडी हो, यू कैन डू गो फॉर दैट। स्टॉक एक्सचेंज के आवर्स के टाइम पे आप फ्यूचर्स कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है सामने वाला, यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता, सामने वाला कौन है नहीं पता। कमीशन को एक्सप्लिसिट कमीशन यहाँ पे नहीं है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कौन किससे कमीशन लेगा। कमीशन यहाँ पे प्रेवलेंट है फ्यूचर में बिकॉज स्टॉक एक्सचेंज इज इंक्लूडेड। अब तीसरा ऑप्शन, यहाँ पर हमने कहा था ना कि लेटेस्ट से ये रेट जो है $1 पे 85 है। अब ये अगर $1 पे मार्केट में 81 है और आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बाय करने के लिए कि 85 में मैं बाय करूंगा, अब आपको लग रहा है कि भाई मुझे तो लॉस होगा, तो यू कैन कम आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज बाय द हेल्प ऑफ द ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शंस आपको हेल्प करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल जाओ अगर आपको सही नहीं लग रहा है। तो आपके पास कोई ऑब्लिगेशन, फ्यूचर फॉरवर्ड में ऑब्लिगेशन, यहाँ पर आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि यू हैव टू बाय या सेल दिस थिंग, ठीक है। ऑप्शंस में जो प्राइस सेट होता है, यानी कि आपने ये कहा $1 के ऊपर 85 और आपने एक ऑप्शन खरीद लिया। ऑप्शन खरीदने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मनी पे करना होगा, ठीक है, 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ जो भी है, ठीक है, प्रोपोर्शनेटली एक्स्ट्रा मनी यू हैव टू पे। तो दैट इज कॉल्ड ऑप्शन प्रीमियम। अब इसके साथ स्ट्राइक प्राइस, यानी कि $1 के सामने कितने प्राइस पे आप ये
कर रहे हैं 85, दैट इज द स्ट्राइक प्राइस। अब ये इससे ऊपर नीचे होगा, कुछ होगा, ऊपर होगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट है, यूल स्टे। नीचे होगा 81, मार्केट में 81 में मिल रहा है तो मैं 81 वाले से खरीदूंगा, 85 वाला क्यों? आई विल कम आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सो दैट इज कॉल्ड द स्ट्राइक प्राइस। इसके साथ एक्चुअल स्पॉट रेट के बेसिस पर ये जो है स्ट्राइक प्राइस होता है। इन अभी स्पॉट रेट $1 के ऊपर 80 है, तो इसके ऊपर आई विल बी एडिंग 5 रुपीज़, एंड ये प्रीमियम है, फॉरवर्ड प्रीमियम, तो फॉरवर्ड रेट जो है वो डिसाइड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्राइसिंग में हमने देख लिया, स्पॉट रेट पे बेस्ड है, मेच्योरिटी के टाइम पीरियड देखा जाता है, फॉरवर्ड रेट इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी के बेसिस पर डिसाइड होता है। कॉल एंड पुट ऑप्शन देयर आर टू काइंड्स। लेट अस से यहाँ पर हमने कहा था कि $1 के ऊपर देर इज डेबिट एंड अनदर पार्टी बी। ठीक है, $1 के ऊपर क्या 80 रुपीज़ प्रेजेंट प्राइस है, हमने फिक्स किया $1 के ऊपर 85 रुपीज़। अब मार्केट में दो सिनेरियो हो सकते हैं, एक तो कि $1 के ऊपर 9, ये 81 हो गया, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 81 हो गया। आप जो बायर है यहाँ पर बी, ही एक्चुअली हैज़, बायर के पास ऑब्वियसली ये कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है $1 के ऊपर 85 रुपीज़ पे, प्लस ऑप्शन भी बाय किया हुआ है। तो ऐसे में क्या होता है ये ऑप्शन जो है बाय करने से रिलेटेड, बिकॉज ये बायर है 85 रुपीज़, बाय करने से रिलेटेड, तो उसे हम कॉल ऑप्शन कहते हैं कि यू हैव अ कॉल ऑप्शन वेदर आई वांट टू बाय द डॉलर्स और नॉट। ठीक है, वो ऑप्शन आपके पास है, तो कॉल ऑप्शन है। तो सामने वाला क्या करेगा, ये तो इस कॉन्ट्रैक्ट से ऑब्लाइज्ड है, लेकिन आप क्या करोगे, यू हैव एन ऑप्शन। ठीक है, कि मुझे खरीदना नहीं खरीदना, यू हैव एन ऑप्शन, आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं, यू हैव अ राइट टू बाय। अब आपने अपना राइट यूज किया टू बाय, तो सामने वाला को कंपलसरीली ऑब्लाइज्ड है वो सेल करने के लिए। ठीक है, कंपलसरी ही हैज टू सेल। ठीक है, अब इसी सिनेरियो को अलग कर लेते हैं, डी बी, एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, $1 के ऊपर लेट से मार्केट में 95 रुपीज़ मिल रहा है, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, डी को तो लॉस हो रहा है बिकॉज 85 पे किया हुआ है, तो सामने वाले को प्रॉफिट हो रहा है, डी को लॉस हो रहा है, तो डी क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ये कॉन्ट्रैक्ट तो कर ले प्लस कुछ ऑप्शन ले ले। ठीक है, एंड दैट ऑप्शन इज कॉल्ड द सेलिंग रिलेटेड ऑप्शन, और इसे हम पुट ऑप्शन कहते हैं, पुट एंड सेल। ठीक है, पुट ऑप्शन में क्या होगा, आप देख रहे हो कि मार्केट में तो 95 रुपीज़ मिल रहा है मुझे, वाई विल आई गो फॉर 85 रुपीज़ वाला कॉन्ट्रैक्ट, तो आई विल कम आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो पुट ऑप्शन। ठीक है, दैट इज कॉल एंड पुट ऑप्शन, इसके ऑब्लिगेशन एंड ऑल यहाँ पे दिए हुए हैं, एंड देयर आर अमेरिकन एंड यूरोपियन ऑप्शन ऑल्सो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो अमेरिकन ऑप्शन में क्या है, आप एनी टाइम लेट से आप 3 मंथ के बाद बाई सेल करना चाहते हो, बट इसके बीच आपको लगा कि मुझे लॉस होगा, यू कैन कम आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऐसे यूरोपियन ऑप्शन में क्या है कि एट द एंड ओनली यू कैन कम आउट, 3 मंथ के बाद आपको पूछा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में रहना है, निकलना है। ठीक है, आप कह दो कि निकलना है, तो दैट इज यूरोपियन ऑप्शन। ठीक है, एंड देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑप्शंस लाइक एट द मनी, इन द मनी एंड आउट ऑफ मनी, तो इसके बारे में आगे के चैप्टर्स में और क्लियरली हम समझेंगे, बट फॉर नाउ जो भी आपका अगर आपने ऑप्शन किया है एंड उसी सेम प्राइस पे आपको मार्केट में भी मिल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एट द मनी, यानी कि 85 रुपीज़ में मार्केट में भी मिल रहा है, तो एट द मनी। ठीक है, इन द मनी इज 85 रुपीज़ में आपने किया है, बट मार्केट में 95 है, तो आपको ये ऑप्शन, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वजह से प्रॉफिट हो रहा है इन द मनी, एंड आउट ऑफ मनी यानी कि आपने 85 में किया है एंड मार्केट में 81 में आपको बाय करने को मिल रहा है डॉलर, तो दिस इज आउट ऑफ मनी ऑप्शन। ठीक है, जहाँ पर आपको लॉस हो रहा है जिसने भी ये पर्टिकुलर जो है कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब नेक्स्ट थिंग है स्वैप्स, यहाँ पर बहुत ही सिंपल है इसको समझना। स्वैप्स जो है एक एग्रीमेंट है दो पार्टी के बीच में, और स्वैप्स में होता ये है कि लेटस से फर्स्ट टाइप को समझते हैं, स्वैप्स को हम देखते हैं दो पार्टीज के बीच के एग्रीमेंट एंड दे एक्सचेंज द मनी इन बिटवीन ईच अदर। फर्स्ट टाइप इज द यहाँ पर हम कह सकते हैं करेंसी स्वैप को पहले हम समझते हैं। तो करेंसी स्वैप में आप ये देखोगे कि जैसे ही लेट से ये इंडिया में है, इनकी एक कंपनी इंडिया में है एंड इनकी सब्सिडियरी कंपनी इंडिया में है। ठीक है, डेविड की कंपनी जो है वो यूएस में है एंड उनकी सब्सिडियरी इंडिया में। अब ये रहा में इनकी कंपनी इंडिया में और इनकी सब्सिडियरी यूएस में। ठीक है, तो जो लोन लिया जाएगा इंडियन कंपनी को 12% इंटरेस्ट पे मिलेगा एंड सब्सिडियरी फॉरेन कंपनी को 15 पे। वैसे यूएस में इनको जो लोन मिलेगा वो 4% पे मिलेगा एंड फॉरेन इंडियन कंपनी को 6% पे मिलेगा। तो ये दोनों क्या कर सकते हैं, दोनों को सेम अमाउंट का लोन चाहिए, तो दे कैन टेक द लोन एंड एक्सचेंज द वैल्यू ऑफ द लोन एंड ऑल्सो इंटरेस्ट अमाउंट भी वो एक्सचेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। तो ऐसे इंटरेस्ट रेट्स का स्वैप होता है जहाँ पर आप जो है इंटरेस्ट रेट का स्वैप, यानी कि यहाँ पर आप लेट से ये पर्सन जो है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे कोई लोन ले रखा है, ये फ्लोटिंग पे ले रखा है, तो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे जो लोन ले रखा है उस पर्सन के द्वारा जो यहाँ पर लोन होगा वो नहीं चाहता है कि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे मैं पे करूँ, बिकॉज ये बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट है, किसी और को पकड़ा देगा कि तुम पे कर लो।
इस पर्सन को, तो दिस पर्सन डज नॉट वांट्स टू पे फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, क्योंकि एक्सचेंज इंटरेस्ट रेट बार बार चेंज होते रहता है, तो इसको पकड़ा देगा कि तुम पे करो, तो दैट इज द इंटरेस्ट रेट स्वैप। करेंसी स्वैप हमने पहले ही देख लिया। जीरो कूपन स्वैप इज द नेक्स्ट थिंग, जहां पर आप जो भी यहाँ पे स्वैप करें तो कैश फ्लोस आपके जो है एट द एंड, एट द मेच्योरिटी ही जाते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल करेंसी स्वैप में क्या है, आपने इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है, तो इनको दे दोगे एंड ये अपने हिसाब से इंटरेस्ट पे कर देंगे, ठीक है, उस तरीके से, क्योंकि आप दोनों चीज़ें एक्सचेंज करो। जीरो कूपन इज एट द एंड ओनली, सारी चीज़ें होती है। इक्विटी स्वैप्स, इक्विटी बेस्ड कैश फ्लो, इक्विटी बेस्ड जो है आपके स्वैप्स होते हैं इक्विटी रिलेटेड, ठीक है। करेंसी कूपन स्वैप, कॉर्पोरेट्स कैन हैज द प्रिंसिपल रिस्क, कूपन रिस्क एंड इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पर करेंसी का एक्सचेंज जो हो रहा है वो सिर्फ इंटरेस्ट रिलेटेड, इंटरेस्ट को एक्सचेंज किया जा रहा है, तो करेंसी कूपन स्वैप, ठीक है। बेसिस स्वैप, जहां पर दोनों का जो है फ्लोटिंग रेट है, स्वैप में क्या है, इसका भी फ्लोटिंग रेट है, ये रेपो रिलेटेड है, इसका भी फ्लोटिंग रेट है, ये लिबोर रिलेटेड है, ठीक है। ये रेपो नहीं, लेट्स से एसओएफआर रिलेटेड है, ठीक है। ये आपके स्टैंडर्ड रेफरेंस रेट से आपको पता होगा, इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, तो ये लिबोर ने एसओएफआर का चाहते हैं, इनको एसओएफआर ने लिबोर वाला पे करना है, तो दोनों एक दूसरे का एक्सचेंज कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द बेसिस स्वैप। फाइनली आरबीआई फेडाई गाइडलाइंस, इसमें क्या है, आरबीआई की गाइडलाइंस, फीमा के जो रेगुलेशंस उसके हिसाब से ये सारी फॉरेक्स रिलेटेड डीलिंग चलनी चाहिए, और डीलर्स जो है फॉरेक्स रिलेटेड डीलिंग आरबीआई के परमिशन के बाद ही कर सकते हैं। ऑथराइज डीलर्स असाइन होते हैं, एंड इसके साथ आरबीआई जो है बताता है कि कौन ऐसे डीलर्स है जो सिर्फ करेंसी एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, बाई सेल, और अपना प्रॉफिट करने के लिए करेंसी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो उन्हें हम मनी चेंजर लाइसेंस कहते हैं। फुल फ्लेज मनी चेंजर लाइसेंस, ऑथराइज टू बाय एंड सेल, ठीक है, बाय एंड सेल करेंसी को कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर लाइसेंस जिनको मिलता है वो सिर्फ करेंसी बाय, मनी को बाय ही कर सकते हैं, ठीक है, लोगों से पैसे लेकर उसे बस एक्सचेंज कर सकते हैं, बाकी वो जो है मनी सेल नहीं कर सकते, ठीक है, लोगों से पैसे लेकर उनको रुपीस दे सकते हैं, बस दे कैन डू ओनली दिस थिंग, तो दैट इज द थिंग। तो आरबीआई के गाइडलाइंस यहाँ पर फॉरेक्स रिलेटेड है, और वो गैप क्या है, बोरोइंग लेंडिंग कैसे करना है, इन सबसे रिलेटेड। डिफरेंट कैटेगरीज ऑथराइज डीलर्स के यहाँ पे आरबीआई ने बनाए हुए हैं। कैटेगरी 1 जो है सारे कैपिटल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस करवा सकते हैं। कैटेगरी 2 जो है नॉन ट्रेड नेचर के जो है, लाइक यहाँ पर आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ एक्सचेंज कर रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं, डॉलर्स उनके लिए, एंड उसको मनी दे दिया, तो दैट इज कैटेगरी 2। एंड कैटेगरी 3 जो है इन दोनों को फाइनेंस करने वाले ऑथराइज डीलर्स है, ठीक है। अदर गाइडलाइंस यहाँ पर बैंक्स को जो है ओपन या क्लोज करने के लिए रुपी रिलेटेड फॉरेन करेंसी अकाउंट्स वगैरह दिया गया है, जहाँ पर मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट ओवरसीज मार्केट्स में बैंक्स कर सकते हैं 1 ईयर से कम के टाइम पीरियड के लिए। रुपी अकाउंट जो है आरबीआई के अप्रूवल से वो एक्सचेंज वगैरह कर सकते हैं बैंक्स। इसके साथ साथ ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 के लिए। अब बैंक्स के लिए क्या है, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट्स, फॉरवर्ड एक्सचेंज जो है वो रेजिडेंट्स, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर वगैरह को प्रोवाइड कर सकते हैं, बैंक ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स उनके लिए कर सकते हैं। अब फेडाई के गाइडलाइंस यहाँ पे क्या है, रूल्स क्या है, फेडाई क्या है 1958 में एस्टैब्लिश हुआ है, एंड ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स रिलेटेड, और ये डीलिंग करता है, काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स गाइडलाइन सब कुछ सेट करता है, आरबीआई को एडवाइस करता है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। फेडाई का रोल है फैसिलिटेटर का, गाइडलाइंस इशू करने का, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स जो इंडिया के हैं उनको रिप्रेजेंट करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, क्रेडिट करना ब्रोकर्स वगैरह को कि हाँ ये सही ब्रोकर है, ये फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ब्रोकिंग एक्टिविटीज़ को मॉनिटर एंड एडमिनिस्टर करना डिफरेंट एक्सचेंज रेट्स को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स फेडाई के हम जान चुके हैं, आरबीआई को हेल्प करना, एक्सपोर्ट प्रमोशन वगैरह। गाइडलाइंस क्या है, यहाँ पर कई सारे डिटेल गाइडलाइंस आपको दिए हुए हैं डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू, ठीक है। तो द फर्स्ट वन वी वुड से मार्केट के जो आवर्स है 9 PM टू 5 PM होगा, ठीक है। कस्टमर ट्रांजैक्शंस अगर करना चाहते हैं इंडिविजुअल बेसिस पे, संडे सैटरडे हॉलीडेज पे भी किया जा सकता है, जो ऑथराइज डीलर खुद डिसाइड करेगा। रूल 2 में एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन, इंपोर्ट ट्रांजैक्शन की टाइमिंग क्या है, नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड 25 डेज का है, यानी कि 25 डेज में जो एक्सपोर्ट वगैरह है ये सब कंप्लीट होकर आपके सारे ट्रांजैक्शन सेटल हो जाने चाहिए। और इसके साथ साथ जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो उस पर कोई भी एक्सपोर्ट बिल पर रिम्बर्समेंट, यानी कि एक्सपोर्ट बिल आपका पेमेंट हो गया है और किसी और बैंक ने पे किया है, आपको जो है वो वापस पे करना है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट वाले सेक्शन में, चैप्टर में हम ज़्यादा क्लियरली इसको समझेंगे। बट यहाँ पर एक्सपोर्ट बिल पर जो पेमेंट है विद इन 5 डेज में, जो रिम्बर्समेंट होता है वो विद इन 5 डेज में क्लियर हो जाना चाहिए। इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसके साथ साथ क्लीन इंस्ट्रूमेंट्स उसे कहेंगे जहाँ पर
इनवर्ड रेमिटेंस जो है वो बैंक विद इन 7 डेज ट्रांसफ़र कर दे रहा है, बैंक के पास पैसे आए और कस्टमर को 7 डेज में ट्रांसफ़र कर दिया। डिलेड पेमेंट है, 2 डेज के अंदर अंदर है तो 2% इंटरेस्ट रेट एक्स्ट्रा लगेगा, ऐसे ऐसे बैंक को पे करना है। ठीक है। एडवर्स एक्सचेंज रेट है तो बैंक एज पर इट्स ओन बोर्ड पॉलिसी पेमेंट करेगा। एंड टू बैंक्स के बीच अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो वॉस्टर अकाउंट तो सबमिट A3 फॉर्म को सबमिट करना है। अगर नहीं सबमिट कर रहे हैं दो बैंक के बीच के ट्रांसफ़र रिलेटेड डिटेल्स को A3 फॉर्म के थ्रू, तो 5 डेज या 1000 विद इन 5 डेज तो 1000 रुपी आपको जो है फाइन पे करना है पर डे का 1000 रुपीज़ का। ठीक है, बैंक को ऑप्शंस यहाँ पर जो है 1 मंथ के अंदर अंदर आपको फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट पे ऑप्शंस अगर है तो डिलीवरी एंड ऑल द सेटलमेंट्स हैव टू बी डन फाइनली। एंड डेट ऑफ हॉलीडे पर है तो प्रीवियस डे पे कर दो, सडन हॉलीडे है तो नेक्स्ट वर्किंग डे पे डिलीवरी किया जा सकता है। अर्ली डिलीवरी एक्सटेंशन कैंसिलेशन इससे रिलेटेड बैंक के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से किया जा सकता है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस इसको जो है वसूलना होगा जिसकी भी गलती है। अर्ली डिलीवरी कर रहे हैं तो प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो वो चीज़। बिजनेस इंटरमीडियरीज यहाँ पे कौन कौन है, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर एक्सचेंज ब्रोकर्स, मल्टी बैंक पोर्टल्स, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मैचिंग सिस्टम, ये सारे फेडाई के द्वारा क्रेडिट किए जाते हैं। यहाँ पर मल्टी बैंक पोर्टल एंड इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मैचिंग आरबीआई ने ऑथराइज करता है। ठीक है, आरबीआई का ऑथराइजेशन मैंडेटरी है इन एंटिटीज़ के लिए, फेडाई एक्रेडिट करता है। और कोड ऑफ कंडक्ट उनको फेडाई का जो है फॉलो करना होगा। एथ रूल ये है कि डिलेड डिलीवरी होगा तो इंटरेस्ट 2% जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वही चीज़ यहाँ पर भी है। और 1 डे लेटर देन मेच्योरिटी डेट अगर आपको मिल रहा है तो आपको उसकी वैल्यूएशन आपको देखना होगा 1 डे लेटर देन मेच्योरिटी। तो यहाँ पर देखना होगा कि किस तरीके से आप एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है। और 15 डेज अगर आप डिले कर रहे हैं, 2 डेज़ का भी डिले हो रहा है तो 15 डेज बिफोर मेच्योरिटी आपको अप्लाई करना है कि ये चीज़ डिले हो रही है, CCLP अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली FX ग्लोबल कोड है जो कि लंदन में डेवलप किया गया था। काफ़ी सारे फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड डील्स डिफरेंट कंट्रीज़ के होते हैं तो ये ग्लोबल कोड के हिसाब से वो करेंगे। फाइनली वी हैव द फॉरेक्स अर्थमेटिक, जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रांजैक्शंस है बैंक के बेसिस पर किए जाते हैं कि बैंक अगर कोई भी मनी जो है एक्सेप्ट कर रहा है तो वो बिड रेट पे इस मनी को एक्सेप्ट करेगा। लेट्स से 80 रुपीज़ पर डॉलर पे एक्सेप्ट किया एंड इस पर जब वो कस्टमर को देगा तो वो क्या करेगा, ये परचेज ट्रांजैक्शन। एंड लेट्स से बैंक जो है किसी मनी को बाहर सेंड कर रहा है, ओके तो वो कस्टमर से वो मनी लेगा एंड देन इट विल बी सेंडिंग दैट मनी आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो परचेज ट्रांजैक्शन इज एन इनवर्ड रेमिटेंस, बाहर से मनी आ रहा है तो वो परचेज ट्रांजैक्शन है। और सेल ट्रांजैक्शन है आउटवर्ड रेमिटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर बाइंग रेट सेलिंग रेट ये हम पहले ही देख चुके हैं। इनवर्ट ट्रांजैक्शंस का मीनिंग हमें पता है, डिफरेंट डिफरेंट चेक्स पर्पसेस। यहाँ पे फैमिली रेमिटेंस बाहर से पैसा आता है। आउटवर्ड ट्रांजैक्शंस है मेनली आप जो है ट्रैवल वगैरह पे जा रहे हैं या फिर किसी और को पैसे भेज रहे हैं। तो इसमें न्यूमेरिकल हम एक देख लेते हैं जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि इनकी कैलकुलेशंस कैसे होती हैं। तो यहाँ पे देखिए बैंक का जो बाइंग एंड सेलिंग रेट यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है कैलकुलेट द रेट्स फॉर इनवर्ड एंड आउटवर्ड रेमिटेंस। इनवर्ड रेमिटेंस में यहाँ पे क्या होगा और साथ के साथ मार्जिन दिया हुआ है, यानी कि बैंक इसमें थोड़ा सा अपना मार्जिन एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो भी ऐड करेगा या कट करेगा। तो यहाँ पे देखिए इनवर्ड रेमिटेंस 75 पॉइंट इतना इतना आ रहा है तो बैंक अपना मार्जिन इसमें से कट कर लेता है। ठीक है, 0.100 तो बैंक इज गोइंग टू कट दैट मार्जिन, उतना अमाउंट कट करके कस्टमर को देता है। लाइक 80 आया तो 1 रुपी बैंक का मार्जिन एंड 79 रुपीज़ कस्टमर को दे दिया। वैसे ही आउटवर्ड रेमिटेंस है तो यहाँ पर क्या करेगा बैंक, अगर 80 रुपीज़ भेजना है तो बैंक कहेगा कि 81 पे करो मुझे, तो 1 रुपी खुद रख लेगा, 80 रुपीज़ बाहर जाएगा, द कस्टमर इज पेइंग 81 रुपीज़, तो मार्जिन यहाँ पे ऐड हो जाता है आउटवर्ड रेमिटेंस में। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट थिंग। दिस इज योर क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपका। तो आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। सारे कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट चैप्टर के अच्छे से आपको समझ में आए हैं विद इन अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम। इफ़ यू डिड लाइक द सेशन एंड आपको इसके अलावा भी और कुछ पूछना है तो 8146207241 हमारा नंबर है। And if you did like the session, you can let us know at feedback@edutap.co.in. My name is Surinder, and if you have any other questions, any feedback to give, you can give in the comment section also. ठीक है, हमारा मास्टर कोर्स चल रहा है प्रेजेंटली, wherein you can enroll and इसी तरीके से अच्छे से जो है आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। एंड इस मास्टर कोर्स में रिकॉर्डेड क्लासेस है एंड ऑल्सो वी हैव अ लाइव क्रैश कोर्स कमिंग अप, जहाँ पर आप लाइव जो है हमसे इंटरेक्ट करते हुए इन कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं।
इन कोर्सेज में आपको जो है ईच एंड एवरी चैप्टर के एमसीक्यूज एंड साथ के साथ यू आर ऑल्सो गेटिंग द full length mock test notes everything so that you can prepare very well for the exam. Okay, links description mein hai to join the courses. You can join from there. All the best. Thank you.